हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 19। पाठ का नाम है जल। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न दिया गया है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? विकल्प है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? प्रश्न ये बोल रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? तो ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या लोहा। तो देखिए, ये जो प्रश्न है बोल रहा है कि जल के साथ तेजी से क्रिया करता है, कौन है? तो ये प्रश्न हमारा आधारित है सक्रियता श्रेणी पर, यानी जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो। तो सबसे पहले आता है पोटेशियम, यानी पोटेशियम को हम के से दर्शाते हैं। उसके बाद सोडियम। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, ये जो पोटेशियम और सोडियम है, ये जल के साथ तेजी से क्रिया करता है। तो इसमें ऑप्शन में पोटेशियम तो है नहीं, लेकिन सोडियम है, तो यही सही हो जाएगा। ये दोनों जल के साथ तेजी से क्रिया करती हैं। अगला है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? विकल्प है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। प्रश्न है, जंग लोहे का यहाँ पर रिक्त स्थान है। तो जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं संक्षारण। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात है। तो देखिए, जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन के 1 हैं। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। अगला है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, एक प्रमुख विलायक है। तो हम यहाँ पर भरेंगे जल। जल क्या है? एक प्रमुख विलायक है। अगला प्रश्न, अस्थायी कठोरता यहाँ पर रिक्त स्थान है की उपस्थिति के कारण होती है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। अगला है, जल की अस्थायी कठोरता यहाँ पर रिक्त स्थान है के द्वारा दूर किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को हम धावन सोडा से दूर करते हैं। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है, जो कि धावन सोडा का सूत्र होता है, जिसे हम, अगर हम घर की भाषा में बोलें तो निरमा बोलते हैं, जिससे हम कपड़ों को साफ करते हैं, उसे हम धावन सोडा बोलते हैं। धावन यानी धोना, जिसे हम कपड़े धोते हैं। अगला है, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। ये क्या है? गलत है, क्योंकि हमें कठोर जल को पीना नहीं चाहिए। अगला है, अधिकांश ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्या है? सही है। अगला है, जल का क्वथनांक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोगी है। ये भी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला रहता है। ये भी क्या है? सही है। वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ये क्या? गलत है, क्योंकि वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, यानी जितना ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा उतना जल्दी वाष्पन होगा। अगला है प्रश्न, जल की कठोरता का क्या कारण है? अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता जल में धावन सोडा मिलाकर तथा जियोलाइट मिलाकर दूर की जाती है। अगला है, जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर के प्राणी कैसे जीवित रहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि जब ठंड बढ़ती है तो जो नदियों की पानी होती है उनके ऊपर बर्फ जम जाती है, फिर भी जो अंदर की मछलियां हैं या अंदर के जितने भी प्राणी हैं जल के, वो जीवित कैसे रहते हैं, तो उसी का हमें बताना है उत्तर। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमने के कारण यह पानी की सतह पर तैरने लगती हैं। बर्फ पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है। यह बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुंचने देती है। बर्फ की परत जाड़े में स्वेटर पहनने के समान है। तालाब या झील की सतह पर जब 0 डिग्री सेल्सियस ताप होता है तो सतह के नीचे का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और पानी ही रहता है, क्योंकि बर्फ की परत पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जल में रहने वाले जीव जंतु सतह पर बर्फ जमने के बाद भी जीवित रहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब ठंड पड़ती है तो नदियों के किनारे क्या होता है, बर्फ जम जाती है, जिसके कारण जो बाहर की ठंड है वो जल के अंदर नहीं पहुंच पाती है और जो बर्फ होता है वो कवच की तरह यानी स्वेटर की तरह कार्य करता है। इसलिए जो अंदर के प्राणी होते हैं वो अच्छी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं और जो अंदर का होता है वो जल होता है, वो अंदर से नहीं जमता है, सिर्फ ऊपरी परत जम जाता है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में जीव जंतु जीवित रहते हैं। जिसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर चित्र द्वारा समझाया गया है कि ये पानी की निचली सतह है, ऊपर क्या है, बर्फ जमा है। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन नीचे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, इसलिए अंदर जीव जंतु जीवित रह पाते हैं। अगला है, जल संरक्षण से होने वाले लाभ बताइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, जल संरक्षण से होने वाले लाभ, पहला, इसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जा सकता है। जल संकट से बचाव किया जा सकता है। संरक्षित जल का उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जा सकता है। संचित जल को शुद्धिकरण करके पीने योग्य बनाया जा सकता है या संरक्षित जल से विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है। यानी प्रश्न क्या था कि जल संरक्षित होने से लाभ बताइए, यानी हम जब जल को बचाते हैं तो उससे हमें क्या लाभ है। तो जल से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय भी हैं और इनके लाभ भी हैं। हम जब जल बचाते हैं तो जो जल से होने वाली कमी है उनकी कमी को हम पूरा करते हैं। यानी हम इससे भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर जल की कमी है, उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं राजस्थान, वहाँ पर जल की कमी है। अगर जल संरक्षण रहेगा तो हम वहाँ पर जल की उपलब्धता कर पाएंगे, यानी जिससे आवश्यकता है उसे जल प्राप्त कर सकते हैं। अगला है प्रश्न, तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण को कम करने तथा शुद्ध करने के लिए सीजन शोधन संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले मल जल का प्राथमिक उपचार किया जाता है। उसके पश्चात बहिस्राव को उच्च स्तरीय अवायवीय बहाव आवरण में भेजा जाता है। यह एक रिएक्टर है जहाँ पर जैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन होता है। इससे दुर्गंध समाप्त हो जाती है तथा मीथेन गैस बाहर निकलती है। यहाँ से जल को वायु मिश्रण टैंकों में भेजा जाता है, जहाँ इसमें वायु तथा जीवाणु मिलाए जाते हैं।
जीवाणु जैववर्ज्य का अपमार्जन करते हैं। यह उपचार द्वितीयक उपचार कहलाता है। इसके पश्चात रोगाणुनाशन एवं एक अंतिम चरण प्रक्रिया है। इसके पश्चात जल पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। तो आप इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे जल को पूरी तरह से शुद्ध किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।